मेरा नाम जीनत है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी खलेरी बहन का नाम रुखसार है। रुखसार देखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और आज के दिन वो तैयार होकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे बाद अब रुखसार की शादी होनी थी, इसीलिए सबकी नज़रें उस पर ही थी। मेरी शादी मेरे मामा के बेटे से हो रही थी। बस उसी दिन मेरी दूसरी खाला ने रुखसार को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया कि वो अपने बेटे हुसैन की शादी रुखसार से ही करेंगी। उस दिन रुखसार बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद खाला ने अपने बेटे हुसैन से रुखसार की शादी करने की बात कही तो हुसैन ने भी खुश होकर अपनी अम्मी के फैसले पर हाँ कर दी। रुखसार बेइंतहा खूबसूरत थी। मेरी शादी के बाद हमारी दावत सबसे पहले खाला ने ही की और अपनी बात हमारे सामने रखी। हमारी दूसरी खाला ने कहा कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो आपने रुखसार को अपनी बहू बनाने का सोचा, वरना यतीम लड़कियों के कब अच्छे रिश्ते मिलते हैं। उन दिनों हमारी खाला ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन हमारी दूसरी खाला सही थी, क्योंकि रुखसार के अब्बू के इंतकाल को 7 साल से ज़्यादा हो चुके थे और उसके बाद से ही मेरी अम्मी उन्हें हमारे घर ले आई थी और तब से आज तक हम सब मिलजुल कर रहते थे। रुखसार के अब्बू एक सरकारी दफ्तर में मुंशी थे। उस समय उनकी तनख्वाह भी कम थी। रुखसार के अब्बू एक ईमानदार मुंशी थे और मेहनत और ईमानदारी के चलते उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। कुछ वक्त के बाद हमारे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। हमने और उन्होंने मुश्किलों का समय देखा। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन रुखसार की अम्मी ने हार नहीं मानी और लोगों के कपड़े सिलाई करके हमें पाला। जब खाला ने रुखसार का रिश्ता मांगा तो उसकी अम्मी बहुत खुश हो गईं। उसकी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं था। जब रुखसार की मंगनी खाला के बेटे हुसैन से हो गई तो उसकी अम्मी की भी फिक्र कम हो गई। अब उसकी अम्मी मुतमईन हो गईं, क्योंकि अब एक बहन रह गई थी और वो तो बहुत छोटी थी, 6ठी कक्षा में थी। हुसैन का मुस्तकबिल रोशन था। उसका इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। उसकी अम्मी ने कहा कि जैसे ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देगा हम शादी की तारीख रख देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। हुसैन के सालाना इम्तिहान हो गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिन और चाहिए, जल्द ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जैसे ही नौकरी मिलेगी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। रुखसार को भी अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। उसकी अम्मी भी चुपके चुपके थोड़ा बहुत दहेज इकट्ठा करने में लगी पड़ी थी। उन्हीं दिनों हुसैन को मुल्क से बाहर जाने का चांस मिल गया और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और रुखसार को उसकी जुदाई के अंदेशे डराते थे। रुखसार ने ऐसी बहुत सी कहानियां सुन रखी थीं कि लड़का दूसरे मुल्क जाएगा तो वहीं का होकर रह जाएगा, किसी और से शादी कर लेगा और मंगेतर इंतजार की आग में जलती रह जाएगी। अम्मी ने खाला से बात की तो वो बोली, ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है, एक बार मेरे बेटे को जाने दे, बस 1 साल की ही तो बात है, वो 1 साल बाद आ जाएगा, तब तक हम भी अच्छी तरह शादी की तैयारी कर लेंगे। हम कोई गैर नहीं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो बहन, 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। मैं जुबान देकर फिरने वाली औरत नहीं हूँ। उनकी तसल्लियों पर रुखसार की अम्मी ने एतमाद कर लिया। हुसैन दूसरे मुल्क चला गया और मेरी बहन उसके अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। हुसैन ने सऊदी अरब जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुलवा लिया। उसका एक कंपनी से 3 साल का एग्रीमेंट हो गया था। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और तकरीबन सारी कमाई घर ही भेज रहे थे। उस कमाई से उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे होते चले गए। दौलत तो इंसान की आजमाइश होती है। उनके तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब जब भी खाला रुखसार के घर आती तो इस किस्म की बातें ज़रूर करती कि फलाने ने अपनी बेटी को गाड़ी दी, बंगला दिया है, लड़की भी डॉक्टर है, लोग सोच समझकर रिश्ते करते हैं। तो कभी कहती कि दुल्हन वालों की तरफ से सास नंदों को भी जेवर दिए जाते हैं। मैं एक शादी में गई थी तो मैं देखकर हैरान रह गई कि लड़की वालों ने सास को 10 तोले का हार दिया और नंद को तो 2-2 तोले के कड़े दिए। तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से अपनी लड़कियां विदा करते हैं। रुखसार की अम्मी उनकी बातें सुनती तो अपना दिल थाम लेती। सोचती, इनको क्या होता जा रहा है? क्या दौलत आने से लोगों के मिजाज इतना बदल जाते हैं? तरह तरह की बातें सुनकर भी अम्मी खामोश रहती। कभी कोई पलटकर जवाब नहीं देती। बस कहती थी कि देखती हूँ आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। आखिर उसकी अम्मी को इन बातों का मकसद समझ आ ही गया
क्योंकि खाला ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने से ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। वो जब भी आती हर बार की तरह नई नई बातें सुनाकर जाती ताकि रुखसार की अम्मी का किसी तरह बुरा हो जाए। जब खाला आती तो मेरा दिल सन्नाटे में हो जाता कि ना जाने अब क्या कहने आई हैं। बड़ी खाला बेचारी उनकी खूब खातिर तवज्जो करती, भाग कर जाती, किसी अच्छे होटल से उनके लिए खाना लाती, साथ में आइसक्रीम लाजमी लाती क्योंकि खाला को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज्जत देने में भी रुखसार के घर वाले कोई कसर न उठाए रखते थे, लेकिन होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। आखिरकार 1 साल गुजर गया और हुसैन घर वापस आ गया। खाला ने उसका दिल हम लोगों से फिरने के लिए अपनी तरफ से झूठी झूठी बातें सुना दी और कहा, जब से तुम बाहर गए हो वो लोग अजीब अजीब शर्तें कह रहे हैं। लगता है रुखसार का रिश्ता हमसे भी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं, लालच में आ गए हैं या फिर रिश्ता नहीं देना चाह रहे। तब हुसैन ने कहा कि मैं खुद जाकर खाला से बात करता हूँ। हुसैन के तेवर देखकर खाला सहम गई। कहा कि ये बड़ों का मामला है, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगी। तुम मामला और ख़राब कर दोगे, हम हल्के पड़ जाएंगे। वो अगर शर्त की बात कर रही हैं तो हम भी कुछ शर्त लगा देंगे, वो खुद ही रास्ते पर आ जाएंगी। इतने अरसे मंगनी रही है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। अगर बेटी का रिश्ता कहीं और जगह करना था तो पहले दिन ही इनकार कर देते। हुसैन को ये सुनकर बुरा लगा। उसने माँ से ज्यादा बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो तो आया भी इसी वास्ते से था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपनी मंगेतर को नहीं भूला था। उन्हीं दिनों मकान मालिक ने अम्मी को मकान खाली करने का कहा क्योंकि हमारा मकान किराए का था। अम्मी ने वो मकान खाली करा और दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गईं। पुराने मोहल्ले में सब औरतें खाला से कपड़े सिलवाती थीं। यहाँ आकर माली हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। यहाँ कोई भी खाला के काम से वाकिफ नहीं था। रुखसार के अब्बू ने अपनी जिंदगी में 2 प्लॉट किस्तों पर खरीद रखे थे, जिनकी किस्त उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अदा कर दी थी। उसकी अम्मी का ख्याल था कि एक प्लॉट बेचकर दूसरा प्लॉट बनवा लेंगी। छोटे भाई का आखिरी तालीमी साल था। उसकी अम्मी को इंतजार था कि जल्दी से ये नौकरी पर लगे तो एक प्लॉट बेचकर दूसरा बनवाएं। खाला ने पक्का इरादा कर लिया था कि अपने बेटे की शादी कहीं और जगह करेंगी, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने के लिए राजी नहीं था। मगर खाला दिल से इरादा कर चुकी थी कि कुछ भी हो ये रिश्ता मैं तोड़कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे होती है ये शादी। खाला ने दिल ही दिल में नए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे। बेटे के कहने पर खाला शादी की तारीख लेने आ गईं। साथ में ये भी सुना गई कि अब सोसाइटी में हमारा खास मकान है, देखो लड़की को खाली हाथ नहीं भेजना, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और सास नंदों को भी कुछ जेवर देना होगा, वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया है। रुखसार की अम्मी ने उनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। उसकी अम्मी ने हमसे मशवरा किया। रुखसार के भाई ने कहा, आप फिक्र नहीं करें और एक प्लाट बेच दें और खाला की हैसियत के मुताबिक रुखसार की शादी करें ताकि उनकी जगहसाई न हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगा। ये सब बेटी की खुशी और जिंदगी का मामला था। हुसैन बहुत अच्छा लड़का था और उसका मुस्तकबिल भी अच्छा था। उसकी अम्मी ने भाई को प्लाट बेचने को कहा। भाई ने जैसे तैसे करके प्लॉट बेच दिया। रुखसार की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। रुखसार की अम्मी ने खाला और उनकी बेटियों के लिए हल्के फुल्के कंगन भी बनवा दिए। उनका ख्याल था ये सब करके वो बेटी के लिए अनमोल खुशियां खरीद लेंगी। और उधर रुखसार उसकी अम्मी के फालतू खर्चे पर सुलग रही थी और हुसैन के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसकी अम्मी क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। रुखसार उपटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई थी। ढोलक की थाप से उसका दिल ऐसे धड़कता था जैसे उसे तोपों की आवाज सुनाई देती हो। हम सब समझ रहे थे कि हुसैन को सारी हकीकत मालूम है। उसकी माँ ऐसे तासूद दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नई नई हिदायतें देकर हमारे घर भेज रहा हो। रुखसार को भी रह रहकर अब उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, क्या अपने भी ऐसा सलूक करते हैं। उधर खाला उसकी शादी नाकाम बनाने के लिए एक नया मंसूबा बना चुकी थी जो उन्हें शादी वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन खाला बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गईं।
मेहंदी की रस्म से उन्होंने कब खामोशी से रुखसार की अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज देकर कहा, बहन पहले इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। उसकी अम्मी ने कागज खोल कर पढ़ा तो उसमें कुछ चीजों की लिस्ट थी। फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लॉट का मुतालबा था। ये पढ़कर उसकी अम्मी के हाथ कपकपाने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी अम्मी उन्हें कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारा ये भारी मुतालबा कैसे पूरा कर सकती हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर ये सब दरकार था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है। इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करो जो मैं पूरा ना कर सकूं। क्यों तुम अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? वो कहने लगी, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो भी हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो बहन, मुझे मालूम है तुम्हारे शौहर ने अपनी जिंदगी में 2 प्लॉट खरीदे थे। वो किस दिन के लिए रखे हैं? यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शानो शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। अम्मी ने उनसे कहा, एक बेच दिया है, तभी शादी का खर्चा हुआ है, दूसरा कैसे बेच दूं? इतनी जल्दी कैसे बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगा लो, मैं खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लॉट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। जो चीजें दुल्हन लाएगी वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास तो सब कुछ है। ये तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। उसकी अम्मी इससे ज्यादा न सुन सकी। वो पलंग पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। खाला को रोता देखकर मैं अम्मी के पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने खाला से कहा, आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। रुखसार एक तरफ माइयों बैठी थी, उसकी सहेलियां पास में बैठी थीं। मैंने उनको जरा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। रुखसार को बताया कि खाला प्लॉट हथियाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि बेटी के दहेज में काम की कोई चीज नहीं है, कम से कम बेटी को प्लॉट ही दे दो। तुम क्या कहती हो रुखसार? रुखसार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाने उसके बदन में उस वक्त कहाँ से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आखिर तुमने प्लॉट बेचा है तो बेटी को हर चीज देकर इज्जत से विदा करो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है। उन्होंने बड़ी अजीब बात की। अपनी बेवा बहन के साथ एक बहन ऐसा कैसे कर सकती थी? ये सुनकर रुखसार ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ खाला से बात। नियत खराब थी तो इस मुकाम तक क्यों पहुँचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती हैं। रुखसार के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा नहीं बनाओ, जरा सब्र से काम लो, जरा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर हुसैन को फोन करा। उसने बोला, वो कागज लेकर मेरे पास आ जाइए। मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शौहर से कहा, 1 मिनट को मुझे दूल्हे के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम हुसैन के सामने बैठे थे। उसने कागज पर नजर डाली और कलम और कागज निकाला और मेरे शौहर से कहा कि मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। खाला जान आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, फ्रिज, यहाँ तक कि कार तक दहेज में मिल जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे डिफेंस के लिए आपको भी मेरे लिए 1 करोड़ का बंगला खरीदना होगा, जहाँ मैं अपने भारी दहेज को सजाऊंगी। उस घर में सिर्फ मैं और हुसैन रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक है, वरना हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं है। फकत रुखसार। हुसैन ने कहा, ये खत आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। ये तहरीर रुखसार की तरफ से खाला को पहुंची तो वो चकरा गईं और भागती हुई अपने बेटे के पास गईं कि देखो उन लोगों की शराफत, इतनी गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे। इतनी बड़ी शर्त लगा दी। हुसैन ने आपे से बाहर होती माँ को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक लिस्ट खाला जान को दी है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी और भाई आए थे। जो लिस्ट तुमने भिजवाई है हम उसको पूरा करने में लगे पड़े हैं, फिक्र मत करो। तो अम्मी, जब वो गरीब होकर अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम तो साहिब हैसियत होकर उनका कहा क्यों नहीं माने। हम अपनी ये कोठी रुखसार के नाम कर देते हैं। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा, हरगिज नहीं बेटा, क्या हमें दरबदर करने का इरादा है? ठीक है ना हम उनसे कुछ लेते हैं और ना उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे शुरू से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे खत्म करने का ऐलान करती हूँ। जब घर से आई बारात लौट कर जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है रुखसार की शादी।
हमारी क्या जगहसाई होगी जो उनकी होगी। रुखसती में 2-3 दिन बाकी हैं। अम्मी जान, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। हुसैन के अब्बू ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। बेगम ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपनी बेवा बहन का ही ख्याल करो। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने खाला को हार माननी ही पड़ गई। निकाह तमाम मुद्दों के दरमियान हुआ। हुसैन ने निकाह नामे पर यह भी लिखवा दिया, अगर खुदा न खास्ता लड़के को तलाक देनी पड़ गई तो 50 तोले सोना और एक कोठी रुखसार के नाम करेगा। अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो वो लोग दुल्हन की इस हालत के जिम्मेदार होंगे। इस शर्त का इल्म खाला को बाद में हुआ। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर दहेज न लाने पर ससुराल वाले बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने रुखसार की सिक्योरिटी की खातिर मैंने ये निकाह नामे पर लिखवा दिया है। ये खाला की सख्त तौहीन थी, मगर अब सबब का घूंट पीना ही था। रुखसार को भी हमने समझा दिया कि हुसैन बेकसूर है, उसके नियत में कोई बेईमानी नहीं थी। खालू की भी सोच सही थी, लिहाजा तुम्हें अब ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत व अखलाक के साथ पेश आना है। खाला भी कुछ कहें तो दरगुजर करना। हुसैन ने भी उसे पहले दिन से समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फर्माबरदारी नेकी बनकर तुम्हारा नसीब संवारेगी। सच कहा था हुसैन ने। चंद दिन खाला का मुंह फूला रहा, बाद में उनको एहसास हो गया कि वो गलती पर थीं। रुखसार को सीने से लगा लिया। अब एक पल उसके बिना नहीं रह पाती थीं। कहती थीं, कितनी नादान थी मैं जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। खालू ने भी हुसैन से कहा कि शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो और इसीलिए तुमने इसका सही इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फक्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फिरासत थी जिसने रुखसार जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी में दुखों के बजाय खुशियां भर दी। वरना हमारी दूसरी खाला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में खाला ने अपने किए की रुखसार से माफी मांग ली थी और उसकी अम्मी से भी माफी मांगी थी और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। आज हम सब लोग हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम मानसी है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे मोबाइल पर डेली मैसेज आता था। जैसे ही मोबाइल की रिंगटोन बजी, मैंने एकदम से फ़ोन उठाया, लेकिन मैसेज देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मुझे मैसेज भेजने वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन फिर मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये मैसेज तो अब रोज़ाना ही आता था और इसे 2 महीने हो गए थे। जब ये मैसेज रोज़ मेरे मोबाइल पर आता था, मैंने वो मैसेज न चाहते हुए भी एक बार फिर से पढ़ा। पहले दिन से लेकर अब तक उन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आए थे। मैसेज में लिखा था कि 5 तारीख को तुम्हारी शादी किसी अपाहिज से होगी। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद उस मैसेज की रिंगटोन बदल दी और उस मैसेज पर एक नई रिंगटोन लगा दी, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एक फिजूल मैसेज आया है और मैं एकदम से मोबाइल ना उठाऊं। जब काम से फ्री होकर मैं नीचे आई, तब नौकरानी आंगन में बैठकर मज़े से टीवी देख रही थी। वो मुझे देखकर एकदम से सीधी हो गई और उसने टीवी बंद कर दिया और काम करने लगी। मेरा दिमाग पहले ही उस मैसेज की वजह से बहुत ख़राब हो चुका था और फिर नौकरानी को कामचोरी करते हुए देखा तो खड़े खड़े उसे नौकरी से निकाल दिया। जबकि नौकरानी बस मुझसे यही पूछ रही थी कि दीदी, मेरी गलती क्या है। लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था तो उससे हाथ झटक कर जाने का इशारा किया। वो रोती हुई वहाँ से चली तो गई, मगर उसके हिलते होंठ और उसकी आंखों में आंसू मेरी नज़रों में रह गए और मैं खूब समझती थी कि वो मुझे कोई बद्दुआ ही दे रही होगी। लेकिन मुझे लोगों की बद्दुआ पर हंसी आती थी कि हमारे अपने लिए मांगी हुई दुआ कोई पूरी नहीं होती और ये दूसरे लोग जो हमारे लिए दुआ करते हैं, ये कहाँ से पूरी होगी। सच बात तो ये थी कि मुझे इन बद्दुआओं पर यकीन ही नहीं था। लेकिन जब नौकरानी को मैंने बद्दुआ करते हुए देखा तो मेरे दिल में जो उसे जॉब से निकालने की जो भी परेशानी और एहसास था, वो मेरे दिल से निकल गया। फिर मुझे लगा कि मैंने सही किया।
क्योंकि इतने टाइम तक मैंने एक अच्छी सैलरी के साथ उसे रखा था। अब मैंने उसे नौकरी से निकाला तो मुझे बद्दुआ देने लगी। उसके जाने के बाद मैं भी घर से निकल गई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था और दिमाग पर पता नहीं कौन सी परेशानी थी। मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी। रास्ते में भी मेरा दिमाग बार बार भटक रहा था और इसकी वजह से मैंने अपने पीछे गाड़ी आते हुए नहीं देखा और झटके से उसे टक्कर लगा दी। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाए वो सड़क के किनारे जाकर गिरा और वहाँ काफी लोग एक साथ जमा हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे क्योंकि बैठे बिठाए मैंने बेकार में ही एक मुसीबत अपने सर डाल ली थी। अब इस परेशानी को भुगतने के लिए मैं बाहर निकली तो अच्छा ये था कि उसको ज्यादा चोटें नहीं आई थी, बस कुछ खरोच और रगड़े ही थे। मैंने किसी के भी बोलने से पहले अपना पर्स खोला और उसमें जितने भी पैसे थे वो सब निकाल कर उस आदमी को दे दिए, मगर वो भी कोई ईमानदार ही मालूम हो रहा था। मेरे पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए बोला, मैडम बस करो, अगर तुम इतनी ही अमीर हो कि जान के बदले पैसे दोगी तो यहाँ जितने एक्सीडेंट होते हैं सबकी भरपाई करो। मैंने भी कहा कि मैं पैसे दे रही हूँ और अपनी गलती भी मान रही हूँ, तो इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो? लेकिन वो भी मुझसे ज्यादा गुस्से में बोला, मैंने पैसे नहीं मांगे, पहले ढंग से गाड़ी चलाना सीखो। तुम अमीरों के पता नहीं दिमाग कहाँ पर होते हैं। बस माफी मांगो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, लेकिन मेरा उससे माफी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन इधर आधर के लोगों की वजह से और दबाव में आकर मैंने उससे माफी मांग ही ली। माफी मांगने के बाद मैंने वो पैसे दोबारा उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ाए तो वो लिए बगैर वहां से चला गया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसे बर्दाश्त करते हुए मैं गाड़ी में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं ये छोटे लोग खुद को क्या समझते हैं। अगर यही पैसे मैं किसी भीड़ के बिना उस आदमी को देती तो वो एकदम से ले लेता। अभी यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, इसीलिए नहीं लिए होंगे। ये सोचकर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उस आदमी के पास पहुंचकर कहा कि लो ये पैसे ले लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब पहले तो वो खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने वो पैसे मुझसे लिए तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट हैरत में बदल गई जब उस आदमी ने वो पैसे लिए बिना अपने पास बैठे फकीर की गोद में डाल दिए और वहां से अपनी गाड़ी को उड़ाता हुआ ले गया। मैं पीछे सोच में बैठी की बैठी रह गई और वहां से वापस गाड़ी अपने घर ले आई। मुझे यकीन हो चुका था कि आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस है। तभी मैंने कल तक बाहर निकलने से माफी मांग ली और घर में ही रहने का सोचा, तो बेहतर यही है। क्या पता कहाँ से कौन सी मुसीबत आकर मेरे गले पड़ जाए। घर आई तो मम्मी तैयार खड़ी थी, शायद वो कहीं जाने वाली थी। वो बार बार घर की नौकरानी को आवाजें दे रही थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उसे आज सुबह ही काम से निकाल चुकी हूँ, उन्होंने इस पर हैरान होकर पूछा कि बेटा तुमने उसे क्यों निकाला है? तो मैंने कहा कि बस वो सही से काम नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर उसने कोई बद्दुआ दे दी तो? मम्मी एकदम से परेशान हो गईं। तो मैंने एक नज़र उन पर डाली और पूछा कि आपको कोई फर्क पड़ता है बद्दुआ से? मैं जानती थी कि मेरे ये शब्द उनको चुप करवाने के लिए काफ़ी है और ऐसा ही हुआ। उनके चेहरे की रंगत पल भर में बदल गई। वो जो किसी भी पार्टी में जा रही थी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो अब बाहर नहीं जाएंगी। मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने खराब मूड में हर किसी का दिल दुखा देती थी और इस बात का जब तक एहसास होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। अब भी मुझे खास फर्क नहीं पड़ा और मैं अपने कमरे में बंद हो गई और साथ ही फुल वॉल्यूम के साथ म्यूजिक चला दिया और बिस्तर पर जाकर उल्टी लेट गई। कुछ देर सुस्ती से लेटी रही, फिर मोबाइल उठाकर इनबॉक्स खोला तो सामने ही वो मैसेज पड़ा था। मैंने कभी भी उस बंदे को वापस रिप्लाई नहीं करा, लेकिन उस वक्त मैंने पता नहीं क्या सोचकर टाइप करना शुरू कर दिया कि आखिर हो कौन तुम और क्या चाहते हो मुझसे। मैसेज भेजकर मैंने जैसे ही मोबाइल रखा वैसे ही फौरन रिंगटोन बज गई जो सिर्फ उसके नोटिफिकेशन पर लगाई थी। मैसेज खोला तो लिखा था कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम सबको पैसों से खरीद सकती हो। खैर तुम दिन और डेट याद रखना, तुम्हारी शादी हर हाल में होकर रहेगी और उसे कोई टाल नहीं सकता। यह मैसेज मेरे गुस्से को हवा देने के लिए बहुत था। मैंने भी वो गुस्से में मोबाइल अपने हाथ में लिया और फिर चिल्लाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटने की आवाज़ सुनकर
पापा एकदम से मेरे कमरे में आए और पूछा, क्यों इतना शोर कर रही हो? अपनी मम्मी से क्या कहा है तुमने? वो रोती चली जा रही है। मैंने घूर कर पापा को देखा और कहा, जो मम्मी से कहा है वो आपसे न कहूँ। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं पागल हुई पड़ी थी और इस पागलपन में मैं क्या करती फिर रही हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने पापा से भी ऐसे बात की थी जिस पर वो हैरान रह गए, और जिन कदमों से वो मेरे कमरे में आए थे उन्हीं कदमों से वो वापस लौट गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और बदतमीज। ऐसा लग रहा था कि अब मैं पागल हो गई हूँ। मैंने सोच सोच कर गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आई। फिर सोचा कि मैं तो होशो हवास में ही नहीं हूँ, तो ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तुम चलाओ, और आधे घंटे ही मैं डॉक्टर के पास पहुँच गई। और मैं डॉक्टर से कह रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे सबको मारने का दिल करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल होने वाली हूँ। वो डॉक्टर चुपचाप मेरी बात सुनने के बाद बोला कि हाल ही में अगर आपके साथ कोई बात हुई है या कोई हादसा हुआ है तो वो मुझे बताइए। मैंने ना में सिर हिला दिया और कहा कि जो कुछ हुआ है मैं वो सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर मुझसे बातें करने लगा। वो पता नहीं क्या उगलवाना चाहता था। उन्हीं बातों के बीच मेरे मुंह से वो अपाहिज इंसान से शादी वाली बात का जिक्र हो गया, मगर मैं उसे अहमियत ही नहीं देती थी। डॉक्टर को बताने लगी तो उसने रोक दिया और कहा कि जो मैं आपसे जानना चाहता था वो मुझे मिल गया है। आप उस मैसेज और मैसेज करने वाले की वजह से डिस्टर्ब हैं। मैंने डॉक्टर को बताया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में उस मैसेज की कोई औकात नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने विनम्र व्यवहार के साथ मेरी बातों को सुना और कहा कि आपको ऊपर ऊपर से लगता है कि वो मैसेज आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अंदर ही अंदर से आप कहीं ना कहीं डरती है कि ये बात सच नहीं हो जाए और आपकी शादी एक अपाहिज इंसान से न हो जाए। मैंने बहुत झुठलाया, लेकिन सच में मेरे अंदर यही बात थी जो उस डॉक्टर ने खोज निकाली थी। लेकिन मैं सबके सामने खुद को इतना कमज़ोर साबित नहीं कर सकती थी कि मैं इतनी अमीर और मजबूत लड़की होकर डरूं। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझसे कहा तो फिर मुझे मानना पड़ा, क्योंकि वो ये हकीकत जान चुका था। अब उसे छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैंने फिर यही सोचकर कहा कि जी यही बात है। उसने मुझे अगले सेशन का वक्त दिया और कहा कि हम अगली मीटिंग पर इस बात का हल ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल आप रिलैक्स रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और नहीं कभी होगा। बस आपको कोई तंग कर रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गया है। अभी आप पर है, क्या आप उस बेकार से मैसेज पर अपना और दूसरों का मूड खराब करती हैं, इसे नज़रअंदाज करती हैं। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर सकेगा। खैर, घर जाने के बजाय मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई और वहीं पर रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि मैं अभी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। फ्रेंड ने पूछा कि परेशान लग रही हो। बस मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने बहुत पूछा तो बता दिया, और वो मेरा मजाक उड़ाने लगी कि कॉलेज में जिस लड़की के सामने कोई भी नहीं टिकता था, वो एक मामूली से मैसेज से डर रही है। अब तुम ही देखो, लोगों को मैसेज आते हैं कि तुमने इतना इनाम वगैरह जीत लिया, तो क्या ये सच में उन्हें पैसे मिल जाते हैं? मैंने ना में सिर हिलाया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि यही तो बात है, ये बस ऐसे ही फेक मैसेजेस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और रही बात अपाहिज इंसान से शादी होने की, तो वो तुम्हारे जीते जी तो नहीं हो सकता। कहाँ तुम इतनी अमीर और खूबसूरत, तुम्हारे तो पेरेंट्स को कोई पैसे दे या किसी भी तरह का कोई लालच दे तो वो तब भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब बताओ, आप टेंशन फ्री हो या अभी भी परेशान ही हो? उसकी बातें सुनकर एकदम से हल्का महसूस कर रही थी, और डॉक्टर के पास जाकर तो मैंने टाइम ही बर्बाद करा। वो बात जो मेरी दोस्त ने मुझे 15 मिनट में समझा दी थी, वही बात वो डॉक्टर टाल रहा था। मैसेज की टेंशन पर मिट्टी डालकर हम दोनों बाहर निकल आए और खूब एंजॉय किया। मेरा भी दिमाग जो कि बेजान हुआ था, सुबह से एकदम से सही हो गया और हम पूरी रात ही बाहर रहे। सुबह जब थोड़ी अकल आई कि मम्मी पापा को नाराज कर दिया, तो उनके लिए मैं एक बुके और केक लेकर घर गई। वो दोनों ही परेशान से खाने के टेबल पर बैठे थे। जब जाकर मैंने उन्हें बुके दिया और माफ़ी मांगी, तो तब जाकर उनकी परेशानी ख़त्म हुई और चेहरे पर एकदम से खुशी आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अपने बुरे मूड में
मैंने उन लोगों को क्यों बुरा भला कहा, जबकि यही तो मेरा साथ देते हैं और मेरे अपने हैं। पापा ऑफिस चले गए तो मैंने मम्मी से दोबारा से माफ़ी मांगी। इस पर वो धीरे से बोली कि जानती हो, कल मुझे एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं चौंक गई और पूछा, किस बात का? इस पर वो सैड होकर कहने लगी कि अपने बच्चों पर चाहे कितना भी भरोसा करो, लेकिन कभी उसे दोस्त समझकर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये सब इसीलिए तुम्हें बताया था कि अगर कल को तुम्हें पता चले तो तुम मेरे सामने सवाल करने नहीं खड़ी हो जाओ, बल्कि तुम फक्र से रहो और इस बात पर मान करो कि बाहर वालों के बताने से पहले ही मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। वो बोले जा रही थी कि तुम्हारे पापा ने मुझे पहले दिन से मना किया था कि अपने बच्चों को कोई भी सच बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने उनको मना किया। मुझे लगता था कि जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम मुझसे नफरत करोगी, मगर तुमने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। वो सारा सच बचपन से मैं तुम्हें बताती आई थी, वो कल तुमने जहर की सूरत में वापस मुझे कर दिया। तब मुझे पता चला बद्दुआ क्या होती है। खैर, तुमने अब माफ़ी मांग ली है तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुकी हूँ। बात करते करते मम्मी एकदम से सैड हो गईं, जबकि शर्मिंदगी की वजह से मेरा सर नहीं उठ रहा था। निगाहें मिलाकर बात करना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने उनसे फिर दोबारा से माफ़ी मांगी और उन्होंने तो पहली ही बार में मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि नहीं, अब वो बात नहीं रही। हल्के कदमों से अंदर कमरे में आई तो आज फिर मोबाइल पर वही मैसेज था, जिसे मैंने देखकर पूरे तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि मुझे सच में उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं कल से ही उसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी थी, तो मैंने मैसेज देखकर वो नंबर डिलीट कर दिया और ब्लॉक भी। अगले दिन नए नंबर से फिर से वही मैसेज आया, लेकिन फिर भी मैंने उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। पहले मुझे जब उस मैसेज से डर लगता था तो मैं उठकर तारीख देखती थी, मगर अब 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन मैंने डेट नहीं देखी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी ये सब फेक है। बिना वजह कोई फ्री बैठा है और अपना वक्त गुजार रहा है। मैं किसी काम से बाहर गई तो रिटर्न में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। ड्राइवर भी साथ लेकर नहीं गई थी। मोबाइल की चार्जिंग भी डाउन हो गई थी और वो डाउन होकर बंद हो गया। और सोने पर सुहागा कि जहाँ मेरी गाड़ी खराब हुई थी वो बहुत ज़्यादा वीरान सा इलाका था। मैं तो शॉर्टकट लेकर जल्दी घर जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे उस वीराने से गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर गाड़ी भी खराब होगी। मेरा घर शहर के एक कोने पर था और जहाँ पर मैं गई थी वो तो शहर के दूसरे कोने पर था, और ये सड़क जो मेरे लिए शॉर्टकट थी ये उन दोनों के बिल्कुल बीच में थी। यहाँ पर बस आने का वक्त भी बस शाम के 5 बजे तक का था और दूर दूर तक कोई सवारी या इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं परेशान हो गई और सोचा कि क्या किया जाए। पैदल भी तो नहीं जा सकती थी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पैर झटक कर गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि जब तक कोई मदद नहीं करता या मदद करने नहीं आता तो तब तक तो मैं यहीं पर फंसी हुई थी। यहीं पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। मैं परेशान होकर बाहर निकली और सोचा कि पैदल ही चला जाए, लेकिन वहाँ तो शाम तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही गाड़ी से जाने के लिए बाहर निकली, उसी टाइम मुझे दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। तब मैंने शुक्र अदा किया कि कोई ना कोई हिसाब तो बन गया है, और मैं सड़क की साइड में खड़ी होकर हाथ हिला हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। लेकिन गाड़ी को रोकने पर वो कुछ दूर जाकर रुकी। पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं रुकने वाली, लेकिन जब कुछ रुक गई तो मुझे तसल्ली हुई और फिर मैंने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी तो उसने मुझे एकदम बैठ जाने को बोला। मैं जल्दी से पीछे जाकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। जब मैंने बैठकर सांस लेकर यात्रियों को देखा तो मुझे तो बहुत हैरत हो गई थी, क्योंकि उस गाड़ी में कुल 10 यात्री थे और 10 के 10 अपाहिज थे। उन्हें देखकर मेरा दिल एकदम से घबराने लगा और मुझे वो मैसेज जो मेरे फ़ोन पर आता था एकदम याद आ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं वो मैसेज हकीकत न बन जाए, क्योंकि जिस तरह मेरा सामना 10 अपाहिज से हो गया था, अब तो कुछ भी मुमकिन था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी और दिल से यही प्रार्थना कर रही थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। वो गाड़ी जैसे ही शहर पहुंची तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो, मगर ड्राइवर बोला कि जहाँ आपको उतरना है मैं वहीं पर उतार दूंगा। अभी बस यहाँ पास में ही इन सभी यात्रियों को उतारना है। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि नहीं,
मुझे बस यहीं पर उतार दो। लेकिन शायद ये मेरी बदकिस्मती थी कि जो मैंने उनसे कहा और मैं वहीं पर उतर गई। बस मुझे उतार कर आगे चली गई कि मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मैं बच गई, मगर मैं बची तो नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगी ताकि कोई रिक्शा रोक लूं और घर चली जाऊं। जब एक ऑटो आकर मेरे सामने रुका और मैं बिना कुछ पूछे और बताए उसमें बैठ गई। ऑटो वाले से कह दिया कि वहां चलो, लेकिन उलझन का शिकार तब हुई जब ऑटो वाला वहीं पर मुड़ गया जहां पर वो बस मुड़ी थी, क्योंकि मेरा घर तो उसकी उल्टी तरफ था। इससे पहले कि मैं ऑटो वाले से कुछ पूछती कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, वो एक बड़े से मैदान में मुझे ले गया। उसके चारों तरफ दीवारें थीं और बाहर बहुत बड़ा सा गेट लगा था। वहीं पर टेंट लगाकर किसी शादी का इंतजाम किया गया था। मैंने इधर उधर देखा तो वहां सिर्फ वो बस ही दिखाई दे रही थी जिस पर मैं आई थी, और वही अपाहिज यात्री बस से नीचे उतर रहे थे। ऑटो रिक्शा वाले से बहस करने लगी थी, तभी एक इंसान मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे वहां से कोने में ले गया। इसे टेंट से ही एक कमरे की शक्ल दी गई थी। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। उस कपड़े से बने कमरे में लाकर पहले उस आदमी ने मेरे मुंह में रुमाल ठूसा और फिर मेरे हाथ वगैरह बांधकर मुझे कुर्सी पर बांध दिया। मैं खूब मचली, लेकिन कोई फायदा नहीं था। मैं बंध ही जा चुकी थी। वो आदमी गुस्से से बोला कि खबरदार, अगर कोई हरकत भी की तो तुम्हारी शादी एक अपाहिज इंसान से होने वाली है। रोजाना तुम्हें मेरा मैसेज तो मिल ही जाता होगा। मैं हैरत से सिर्फ उसकी शक्ल ही देखी जा रही थी जब वो गुस्से से बोला, ऐसे क्या देख रही हो? वो शख्स मैं ही हूँ और कोई नहीं। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। वापस आया तो उसने व्हील चेयर को पीछे से पकड़ा हुआ था और उस पर एक अपाहिज शख्स, एक लड़का बैठा था। वो कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि उस अपाहिज इंसान को देखकर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर गिरेगा। ऊपर से वो दूसरे लड़के की बातें, जो बिल्कुल जंगली की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो भगवान की कसम, मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि वो इतना खतरनाक लग रहा था जैसे कुछ भी कट जाएगा। जब पंडित ने मंत्र पढ़ा और 7 फेरे दिलवाए तो मैंने फौरन ले लिए, क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि मैं एक बार यहाँ से बचकर चली जाऊं तो फिर देखना कि मैं अपने अपाहिज पति से डाइवोर्स लेकर उसका नामो निशान मिटा दूंगी। कुछ ही पल में मेरी शादी एक अपाहिज इंसान से हो चुकी थी और मैं बेबसी से चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। इधर उधर से लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, एक दूसरे को पता नहीं कौन सी खुशियां मना रहे थे। कुछ ही देर में खाना भी चालू हो चुका था और लोग वहां पर व्यस्त हो गए। उस लड़के ने फिर आखिर में मेरे मुंह से रुमाल निकाल दिया और जैसे ही रुमाल निकाला मैं चीख कर बोली कि कौन हो तुम और क्यों मेरे साथ तुमने ऐसा किया? मैंने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा? इस बात पर वो एकदम मुस्कुराया और कहा, तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने। कहते हैं ना, औलाद का गम माँ बाप को देखना पड़ता है और माता पिता के गुनाहों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। बस तुम भी यही समझो। उसने मुझे खोल दिया और कहा कि जाओ अपनी माँ से पूछो। मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मम्मी से क्या पूछूं? उसने कहा कि जाकर पूछोगी तो पता चल जाएगा कि सच क्या है और क्यों तुम्हें उठाकर लाया हूँ। मैं भी वहाँ पर गुस्से में थी और मैंने कहा कि मेरी मम्मी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, हर बात हर राज मुझे बताया है। अब तुम बताओ कि तुम किस नज़रिए से मुझे और मेरी मम्मी को दुख पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात पर वो थोड़ी देर के लिए वो लड़का चुप हो गया, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। फिर चुप होने के बाद वो बोला कि तुम जानती हो कि सुनील कौन है? मैंने भी उसी लहजे में कहा कि हाँ जानती हूँ कौन है। मेरी मम्मी के पहले पति थे और मेरी मम्मी ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो बांझ था और उसने मम्मी को बद्दुआ दी थी कि कभी तुम्हारी संतान नहीं होगी। बस यही ना, मुझे सब कुछ पता है। मेरी मम्मी मासूम हैं और उन्होंने मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया। अब बताओ क्या बोलते हो तुम? मेरी बात पर कुछ देर तक तो वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर एकदम से जोर जोर से हंसा और कहने लगा कि जानता हूँ तुम्हारी माँ कितनी मासूम और सीधी औरत है।
अपनी नज़रों के सामने ही उसे देखा था। हाँ जाओ, जाकर अपनी माँ से हकीकत पूछो। अगर वो बता दे तो ठीक है, वरना तो चल ही आना, सबूत के साथ हकीकत भी दिखा दूंगा। मैं जहाँ बात करके एकदम नॉर्मल हो गई थी, इस बात पर चौंक गई और मेरा दिल बिल्कुल भी यकीन करने को नहीं कर रहा था कि मैं उसकी बात पर यकीन करूं, लेकिन वो शब्दों से मुझसे कह रहा था। ना चाहने के बावजूद भी उसे झुठलाने लगी थी। मैंने पहले 2-4 कदम उठाए, उसने भी मुझे आज़ाद छोड़ दिया था। मेरी भी शादी हो चुकी थी, अब बाकी क्या बचा था। लेकिन फिर सोचा, जितना मम्मी से जाकर पूछना है इससे पूछ ही लूं, फिर बाद में अपनी मम्मी से पूछूंगी, फिर देखूंगी कि वो कहाँ गलत थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मुझे पूरी हकीकत बताओ, मैं अपनी मम्मी से बाद में पूछूंगी। मेरी बात पर उसने सिर हिला दिया, ऐसे वो बताने के लिए तैयार था। उसने एक फ़ोटो निकालकर अपनी जेब से मेरे सामने करी, जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का बैठा था। मुझे फ़ोटो निकालकर बोला कि ये था सुनील। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब था, अब नहीं है क्या? लड़का बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था और उसने कहा कि हाँ, अब नहीं है। लेकिन मैंने कंधे उचका दिया, मुझे क्या पड़ा वो था या नहीं था। ये इंसान मेरे पिता हैं। दूसरा झटका मुझे इसकी उस बात पर लगा, लेकिन वो लगातार बोले जा रहा था और मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। मेरे पापा ने पहली शादी मेरी मम्मी के साथ की थी कि मेरी मम्मी से बहुत मोहब्बत थी मेरे पापा को, लेकिन मेरे पापा तुम्हारी मम्मी के प्यार में पहले से ही पड़े हुए थे और उनके घर वालों ने उनकी शादी नहीं करवाई, तो मजबूरन उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। फिर मैं जब तक पैदा हुआ तब तक पापा मम्मी से अलग हो चुके और तुम्हारी मम्मी अपने घर से भाग गईं और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिस पर पापा अपनी दोनों टांगे खो बैठे। यह हमारे लिए तो अपनाने वाली बात थी, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं थी। 2 महीने शादी रही और 2 महीने बाद तुम्हारी मम्मी एक अमीर आदमी के साथ चली गईं। पापा ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। तो जब इस बात का जवाब तुम्हारी मम्मी ने दिया तो मैं भी वहीं पर खड़ा था। वो चीख कर बोली कि मोहब्बत, अरे मोहब्बत छोड़ो, जो अपाहिज इंसान मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता वो मुझसे मोहब्बत क्या करेगा। जाने दो आप मुझे, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है जो तुमसे बहुत बेहतर है। उस वक्त मैंने अपने पापा को टूटते हुए देखा जिस औरत की वजह से उस इंसान ने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया, अपने बच्चे से प्यार करना छोड़ दिया। वो उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर चली गई। तब मम्मी ने उस औरत को कहा था कि भगवान करे तुम कभी खुश न रहो। उस वक्त तुम्हारी माँ ने कहा था कि हाँ मैं जानती हूँ, एक लूले लंगड़े इंसान के साथ तुम्हारी जिंदगी तो बहुत खुशियों से भरी गुजरेगी। उस वक्त मैंने ये तय किया था कि अगर उस औरत की संतान होगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा, मैं उसकी शादी किसी अपाहिज से ही करूँगा। और देखो आज मैंने किया हुआ वादा पूरा किया। मेरी बहन, तुम्हारी शादी एक अपाहिज लड़के से हुई है और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे बाराती भी अपाहिज थे। इस बात पर मैं बहुत हैरान थी, मुझे बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इंसान जो खुद को मेरा भाई कह रहा था, मुझे अपनी गाड़ी पर घर छोड़कर गया, क्योंकि वो आज हमसे भी ज्यादा अमीर हो चुका था। मैंने अपनी मम्मी से जब ये सब कुछ पूछा तो वो चुप हो गई और कोई जवाब नहीं दे सकी। वो बार बार यही बातें कही जा रही थी कि मैं एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी, लेकिन जब मैं उनसे ये बात पूछती तो वो चुप हो जाती, जिसका मतलब था जो कुछ मुझे बचपन से बताया गया है वो सब कुछ झूठ था, फरेब था और खेला हुआ खेल था। मैं उस घर से निकल आई हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी मम्मी को ये बताना नहीं भूली कि उस लूले लंगड़े इंसान से मैं कभी डिवोर्स नहीं लूंगी। आप बेशक अपनी मोहब्बत के बावजूद भी किसी इंसान को छोड़ सकती हो, लेकिन वो मेरा पति है जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। और जब हर रोज तुम्हें मेरे बारे में सोचकर दुख मिलेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। आज मैं अपने अपाहिज पति के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। बाहर के सारे काम मैं ही निपटाती हूँ और हम एक बहुत हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बेशक मोहब्बत नहीं है लेकिन इज्जत है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।